उष्णा ने शेर खान के बारे में अगले दिन ही मीरशाह को बता दिया था कि उसने कल शॉपिंग मॉल में शेर खान को देखा है, क्योंकि एक बार उसने मीरशाह से छुपाकर जो गलती की थी, दोबारा वो गलती करके लिए अपने लिए या मीरशाह के लिए कोई मसला नहीं बनाना चाहती थी। लास्ट टाइम मीरशाह ने उसकी अच्छे से क्लास ली थी कि अगर कभी भी कोई मसला हो तो सबसे पहले वो उसे बताएगी, ताकि वो उसका फौरी तौर पर कोई सदेबाप करे। आपको क्या लगता है मैं इतना बेखबर हूँ? सब जानता हूँ, और आपको लेकर जाने का मकसद भी यही था मेरा कि मैं उसे यही शो करवाना चाहता था कि मैं उसकी वापसी से लाइल्म हूँ। आपको वहाँ अकेले बिठा कर गया तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप अकेली थी वहाँ। आसपास मेरे बहुत से बंदे थे। मैं बस ये देखना चाहता था कि वो करता क्या है। अपनी तरफ से वो ये समझ रहा था कि वो मुझसे खेल रहा है, मगर उसे ये नहीं पता था कि ये बिसात ही मैंने बिछाई थी उसके लिए। अच्छा लगा कि आपने मुझ पर एतमाद किया। मैं कल से वेट कर रहा था कि आप कब बताती हैं मुझे। आपने हिम्मत और हौसले से इस सब में मेरा साथ देना है, क्योंकि मैं उसका ध्यान आपकी तरफ लगा कर उसे घेरूंगा। हालांकि पकड़ तो मैं उसे आपको दरमियान में लाए बगैर भी कर सकता हूँ, मगर उसमें ज़्यादा खतरा होगा। मैं अगर उसको हरा भी दूँ तो अपना बहुत नुकसान करवा बैठूंगा। कि वो कोई गली का कि वो कोई गली मोहल्ले का गुंडा नहीं है, उसका पूरा एक गैंग है जो इंटरनेशनल सतह पर बहुत बड़े गिरोहों से मुंसलिक है। इस सब में मेरे बहुत से लोगों की जान भी जा सकती है। बात अगर मेरे अकेले की हो तो कोई परवाह नहीं, मगर मेरे लिए मेरे साथियों की जानें भी बहुत कीमती हैं। इसलिए मेरी कोशिश है कि प्लान ऐसा हो कि जिसमें मेरे लोगों का जानी नुकसान ना हो किसी भी तरह। मैं उसके सारे नेटवर्क का नामो निशान मिटा देना चाहता हूँ। आपको मेरा साथ देना होगा। उसका ध्यान भटकाकर हम उसके सारे ठिकानों पर रेड करेंगे। फिर उसका फिर उसका खुद को किसी खुफिया मिशन पर जाहिर करना। दरअसल अंडरग्राउंड होकर शेर खान वाले केस पर ही काम करना था। फिर प्लान के मुताबिक उष्णा को हॉस्पिटल ले जाना, फिर किसी अर्जेंट काम का बहाना करके वहाँ से निकलना और उष्णा का किडनैप होने देना। सब उसका अपना प्लान था। दुश्मन समझ रहा था कि वो चाल चल रहा है, मगर नहीं जानता था कि वो मोहरा बना मीर शाह के हुक्म पर चल रहा है। जैसा मीर शाह चाहता था वैसा ही कर रहा था वो। हर कदम पर मीर शाह के बंदे मौजूद थे, जिनके बारे में शेर खान के फरिश्तों को भी इल्म न था। उसके अपने गैंग में बहुत से लोग मीर शाह के थे। जिस वक्त वो हवेली दाखिल हुई, सब खवातीन लाउंज में ही बैठी थी। उसे अंदर दाखिल होते देख महिमा लोग उसकी तरफ बढ़ी। बीजान उसे बार बार खुद से लगाकर बहुत प्यार कर रही थी। वो सबके दरमियान घिरी बैठी थी, मगर जहन मीर शाह की तरफ ही अटका हुआ था। ज़ारून, एहान और मुराद भी मीर शाह के साथ थे। हवेली में सभी उनके लिए दुआ गो थे, अल्लाह उन्हें कामयाब करे। कुछ देर बाद बीजान ने उसकी तबीयत के पेश नज़र उसे उसके कमरे में भेज दिया। रात के 9 बज रहे थे। किसी ने खाना नहीं खाया था। सब अभी तक उनकी तरफ से किसी तसल्ली बख्श खबर के इंतज़ार में थे। महिमा, एरहा और हुरिया इधर उधर चकराती फिर रही थी। उनमें से किसी से राब्ता नहीं हो रहा था। जैसे जैसे वक्त की सुइयां आगे बढ़ रही थीं, सबकी परेशानी में इजाफा हो रहा था। हुरिया, बच्चे खा लो कुछ, क्यों खुद को थका रही हो? अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक होगा। मेरे बेटे खैर खैरियत से बहुत जल्द हमारे दरमियान मौजूद होंगे। बीजान ने उसे बेचैनी से चक्कर काटते देखा तो पास बुलाया। अभी दिल नहीं कर रहा बीजान, मैं कुछ देर तक खा लूँगी। वो उंगलियां मरोड़ते परेशान सी, कुछ झिझकती सी बीजान को बहुत भाई, आ जाने दो उसको एक बार, अच्छे से क्लास लूँगी। बार बार मेरी बेटी को परेशान करता है। नहीं बीजान, ऐसी तो कोई बात नहीं। अस्सलामुअलैकुम। अभी बीजान मज़ीद कुछ कहती कि मीशा की आवाज़ पर वो दोनों उसकी तरफ मुतवज्जो हुई। वालेकुम अस्सलाम। बीजान सदके वारी हुई उन्हें साथ खड़े देखकर। तुम सब ठीक हो ना? बारी बारी वो सब बीजान के सामने झुके। बीजान ने उनकी पीठ थपथपाते तशवीश से पूछा, आपकी दुआएं हों तो हमें क्या हो सकता है भला? आपके सामने है, बिल्कुल ठीक ठाक। अल्लाह सलामत रखे, और अपनी अपनी अमानतें खुद संभालो। मुझ बूढ़ी में अब इतनी सकत नहीं कि इन सबको दिलासे दे सकूं। और तुम इधर आओ ना ज़रा। उन्होंने अचानक ही तोपों का रुख ज़ारून की तरफ मोड़ा तो वह सब मुस्कुराते इधर उधर हो गए। मैंने क्या किया है? ऐसे क्यों गुस्सा हो रही हैं आप? क्या हो गया है? अगर नाना जान के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका नहीं मिला और आपको कुछ देर हमारी मोहतरमाओं के साथ बैठना पड़ गया तो? वो भी ज़ारून था, हस्बे मामूल उन्हें छेड़ा। तुम्हें कब शर्म आएगी ज़ारून? नाना है वो तुम्हारे। बीजान ने उसे शर्म दिलाने को याद दहानी करवाई। नाना तो हमारे हैं, आपके तो सैयां जी है ना। वो तरकी बतरकी बोला। हुरिया को भी हंसी आ गई। शर्म तो तुम्हें छू कर नहीं गुजरी। वो झींप सी गई। हुरिया अब किसी को मुझे छूने देती नहीं, मैं क्या करूं?
उसकी गुलफशानी पर जहाँ बीजान ने उसे घूरा वहीं हुरिया गड़बड़ाई हुई थी कि उसी में आफियत थी, वरना वो तो जाने मजीद क्या क्या कह देता। मस्करी छोड़ो और हुरिया को कुछ खिलाओ पिलाओ, दोपहर से उसने कुछ भी नहीं खाया। ऐसी हालत में इतना देर भूखे पेट रहना अच्छी बात नहीं है। सीधा कहे ना, मुझे भेजकर आपको कमरे में जाना है। उठते उठते भी वो बाज नहीं आया था। कैसी हैं? वो जो कमरे में अंधेरा किए बाजू आंखों पर रखे लेटी हुई थी, अपने बिल्कुल पास उसकी आवाज़ सुनी तो जान में जान आई। शाह, वो बिना कुछ कहे उससे लग गई। क्या हुआ? यकीन नहीं था मेरे आने का, जबकि रात वादा किया था। वो उसे मोहब्बत से खुद से लगाते हुए बोला, मेरा ख्याल है आपका रोने का कोटा पूरा हो चुका है, अब एक आंसू मजीद नहीं। अंगूठे से उसके आंसू साफ करते उसने हुक्मिया लहजे में कहा, आज के बाद आपको हरगिज़ भी डरने की ज़रूरत नहीं। मैंने कहा था ना कि आपकी तरफ बढ़ने वाली हर तकलीफ़, हर परेशानी की राह में मीर शाह हाइल हो जाएगा। ऐसी कोई बात जो आपको हर्ट करे आप तक नहीं पहुंचने देगा वो। खुलकर सांस लें कि आपका मुजरिम आज अपने अंजाम को पहुंचा। शुक्र है कि अल्लाह पाक ने हमारी मदद की। बस आपकी तरफ से परेशान थी मैं, मगर अब सब ठीक है। वो उसे सामने देखकर हल्की फुल्की हो गई थी लम्हों में। वो तो मैं देख ही चुका हूँ हॉस्पिटल में। हाय, अगर उस वक्त मुझे जाना ना होता तो मैं मज़ीद कुछ देर रुकना चाह रहा था। वो सब आपके मुंह से सुनना किसी ख्वाब के सच होने जैसा ही था। खैर, आप अब भी कह सकती हैं मैं हमतन गोश हूँ, मुझे कुछ नहीं कहना। वो साफ दामन बचा गई। क्या आपको वाकई कुछ भी नहीं कहना था? उसने कुछ भी पर जोर दिया था। ओके, मगर मुझे आपकी तरह नहीं कहना आता। मेरे पास इतने सारे अल्फाज नहीं हैं, इसलिए बस इतना कहूँगी कि मेरे पास कुछ नहीं है आपके सिवा। आप मेरी वो मताए हयात हैं जिसे मैं किसी कीमत पर नहीं गंवा सकती। मेरे लिए ज़िंदगी का दूसरा नाम ही मीर सोहराब शाह है। वो मद्दम सा बोल रही थी और मीर शाह के दिल पर ठंडी फुहार बनकर बरस रहे थे उसके अल्फाज। थैंक्स माय लेडी। मेरे ख्याल में मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं कि आप मेरे लिए क्या हैं, मगर आपके इतने खूबसूरत इजहार के बाद कुछ तो कहना बनता ही है ना। वो आंख विंक करते बोला, तो मुझे आपसे ये कहना है कि अब ये रोने धोने बंद करें कि आपके वादों को पूरा करने का वक्त आन पहुंचा है। उसका गहरा जुमाइनी लहजा उष्णा को होश की दुनिया में वापस लाया। कौन से वादे? पूछने की गलती उसने नहीं की थी हरगिज़ भी, कि जिस तरह फिर वो उसे याद दहानी करवाता वो उष्णा की बर्दाश्त से ज़्यादा होता। शाह, हरगिज़ कोई बहाना नहीं चलेगा। आपका वादा था सो मैं आ गया हूँ, अब आप अपना वादा पूरा करें। मैंने कोई वादा नहीं किया था, मगर आपने इनकार भी तो नहीं किया था, और मैंने आपकी खामोशी को अपनी पसंद के मुताबिक ही समझा था। अब बहुत बुरा हूँ, जानता हूँ, कोई नई बात करें। वो उसकी बात दरमियान में ही उचक गया था। शाह, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आपको पता तो है ना सब। कितनी बहानेबाज हो गई हैं ना आप। अब मुझे ही चक्कर दिया करेंगी आप। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ आपकी तबीयत को। उफ, आपसे तो बात करना ही फजूल है। कभी कभी तो बहुत ज़िद्दी हो जाते हैं आप। मैं भी यही चाहता हूँ कि आप मुझसे बात ना करें, क्योंकि मुझे अभी आपके बहानेबाजियाँ सुननी भी नहीं है। आप पहले कब सुनते हैं? अपनी मर्ज़ी करनी होती है हमेशा आपको। वो इमोशनल हुई। बिल्कुल, आगे भी करूँगा, इसलिए ख़ुद को रेडी रखें और हर बार बहाने मत बनाया करें, जबकि आपको पता है कि नहीं सुने जाएंगे। उष्णा हार मानती खामोश ही रही कि भला कोई मीर शाह से भी मुकाबले में जीत सकता है, और आज तो वो उसके लिए समझो आग का दरिया पार करके आया था। अब इतना तो वो डिज़र्व करता ही था। चंद माह बाद, बीजान ये बहुत तंग करता है, सारी रात नहीं सोता, सुबह होते ही ये सो जाता है। उष्णा सुबह ही सुबह बीजान के पास अपना मसला लिए बैठी थी, बिल्कुल अपने बाप पर गया। मीर शाह भी सारा दिन सोता था और सारी रात मुझे जगाता था। बीजान ने नर्म से कंबल में लिपटे जाहिर मीर शाह को गोद में लिया, जो बिल्कुल मीर शाह की कॉपी था, कार्बन कॉपी। मीर शाह बहुत खुश था, मगर उष्णा तो जैसे पागल थी बेटे के पीछे, क्योंकि एक तो वो मीर शाह का खून था, दूसरा वो था भी तो जूं का तूं मीर शाह जैसा। मगर रात में जब वो सोता नहीं था तब मीर शाह को वो सही से अपना रकीब लगता था। यार, ये मेरी बीवी है, मुझे भी इसके साथ कुछ टाइम स्पेंड करने दिया कर। तूने तो मेरी बीवी हथिया ली। बेटा, बाप से पंगे तुझे महंगे भी पड़ सकते हैं। शराफत से सोया करो, क्योंकि आपकी मामा को जगाने का हक सिर्फ आपके बाबा को है, समझे? वो बेड पर लेटे जाहिर शाह पर झुका उसे वार्न कर रहा था। शाह, आप कहीं से लगते भी हैं एक बच्चे के बाप, ज़रा भी बदलाव नहीं आया आप में। उसकी ऐसी बातों पर उष्णा आज भी वैसे ही शर्मा जाती थी। आप भी तो नहीं लगती हैं एक बच्चे की माँ, वैसी की वैसी ही हैं, बिल्कुल पहले से भी ज़्यादा क़यामत खेज़ हो गई हैं आप। उसने वहीं लेटे लेटे आंख दबाकर जवाब दिया तो उष्णा सरता पैर झुनझुना उठी, जानते बूझते भी, जाने क्यों मैं इनसे उलझ पड़ती हूँ।
आपने चिल्ला कब नहाना है? वो ये सवाल उससे जाने कितनी बार पूछ चुका था। आपको क्या मसला है? क्यों बार-बार पूछ रहे हैं? वो झुंझला कर बोली, आपको नहीं पता क्यों पूछ रहा हूँ? उसके आँच देते लहजे पर हुरिया का चेहरा हया की सुर्खी से दहक उठा। वो इज़हार के मामले में हमेशा से ही ऐसा था कि हुरिया की रूह तक खींच लेता था एक पल में। ज़ारून आप इतने बेशर्म क्यों हैं? उसके जवाब में वो शर्म से गुलनार होती बमुश्किल बोल पाई, और आप इतनी प्यारी क्यों हैं? ज़ारून शायद दू बदू उसके जवाब ना दे। मुमकिन था क्या? उन्हें एक माह पहले ही अल्लाह ने ज़ुरैज़ ज़ारून शाह जैसे प्यारे बेटे से नवाजा था। हालांकि ज़ारून को बेटी की शदीद ख्वाहिश थी। उठ जाएं जल्दी से। एहान ने फ्रेश जूस साइड टेबल पर रखा और माहिमा को उठाया। मुझे सोना है। वो मुंह बनाती फिर से लेटने की तैयारी में थी जब एहान ने उसे अपनी गिरफ्त में लेकर उसे साथ लगाकर बिठाया। आजकल वो हर वक्त सोने के मूड में रहती थी बस। कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर एंड मिसेस एहान। जिस दिन उन्हें ये खबर मिली थी कि सारा दिन उसने रोने में लगाया था। माहिमा, क्या आप खुश नहीं हैं? क्यों रोए जा रही हैं यार? कुछ तो बताएं। उसके इतने ज़्यादा रोने ने एहान को परेशान कर दिया था। बस कुछ याद आ गया था। एक बार अरूसा की किसी रिश्तेदार औरत ने माहिमा के बारे में पूछा था कि कोई खुशखबरी है कि नहीं। उसकी और जमान की शादी को 1.5 साल से ज़्यादा हो गया था। तब अरूसा बेगम ने नखुवत से उन्हें जवाब दिया था, हमारी इतनी अच्छी किस्मत का मेरे बेटे को औलाद की खुशी भी नहीं दे सकती, पांच कहीं की। फिर एहान क्या आया, खुशियों के खजाने साथ लेकर आ गया। एहान की बेपनाह मोहब्बत ने उसे बेहद मूडी बना दिया था। वो एहान के अलावा आजकल किसी से ना संभलती थी। एहान, ये जो तुमने इसे इतना बिगाड़ लिया है ना, मजाल है किसी की सुनती हो। बेहतर होगा इसे कुछ खिला पिला के जाओ, वरना पड़ी रहेगी सारा दिन। मैं बता रही हूँ, मैंने किसी दिन पकड़ लिया ना, सारे लाड निकाल कर रख दूंगी इसके। बीजान आजकल माहिमा की रविश पर तपी हुई दिखाई देती थी। इरहा और फरवा भी तख्लीक के मराहिल से गुजर रही थी। एक अरसे बाद रूठी हुई खुशियाँ हवेली वालों पर मेहरबान हुई थी। निकम्मी बीवियों की तरह सोई ही रहा करो हर वक्त। ज़रा जो इतने हसीनो जमील शोहर का तुम्हें ख्याल हो। वो हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार हो रहा था। फरवा को उठाने की कोशिश कर रहा था, जो कि गधे घोड़े सब बेचकर सो रही थी। अरमान, क्या हो गया? रात को भी नहीं सोने दिया, और अब सुबह सुबह? उसका बिल्कुल मूड नहीं था उठने का भी। मैंने सोने नहीं दिया? उसके करीब नीम दराज होते उसकी छोटी सी नाक दबाई उसने। जी आपने। उसने आप पर जोर दिया। मैंने क्या किया? वो मासूम इब्ने मासूम बना। बताऊं मैं क्या किया आपने? वो तड़प ही तो गई थी उसकी चालाकी पर। बताएं, मैं सुनना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे तो कुछ भी याद नहीं। आप कोई बहुत ही फ्लर्ट किस्म के इंसान हैं। वो झुंझलाती हुई उस पर चढ़ दौड़ी। मैंने कब फ्लर्ट किया? इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम लगाए जा रही हो मुझ पर। उसने अबरू उचकाई। अरमान, आप बहुत तंग करते हैं, मैं आपकी शिकायत लगा दूंगी बीजान से। वो उसकी हद से बढ़ती हुई हरकतों पर शर्मा जाती तो कभी वो उस पर चढ़ दौड़ती। क्या शिकायत लगाओगी? वो मज़े से बैठा बातें बिगाड़ रहा था। भूल ही गया कि आज उसे जल्दी जाना था। यही कि आप तंग करते हैं, सोने नहीं देते मुझे। वो ज़ोरों शोर से शिकायतों की लिस्ट गिनवा रही थी। अगर मैंने तंग किया है तो उसका रिजल्ट भी तो मिल रहा है ना, इतना अच्छा सा। उसने एक हाथ उसके पेट पर रख कर बोला। एक तो उसकी बात, ऊपर से उसकी नज़रें। फरवा को सुबह सुबह गश पड़ने वाला था इतनी शदीद रोमांटिक बातों पर। अब आपको देर नहीं हो रही? वो उसका ध्यान बटाने को बात ही बदल गई। कोई और टॉपिक होता तो वो उसका पूरा मुकाबला करती, मगर यहाँ तो उसकी अपनी बोलती बंद हो रही थी। वापसी कब है आपकी? इरहा ने मुंह फुलाई पैकिंग में मसरूफ़ बोला था। मुराद खुलकर मुस्कुराया। उसका मूड आजकल वैसे ही पल में तोला पल में माशा हो जाता था। वो ज़िद्दी से इरहा, जो अपनी ही खुदसरी के बाइस कहीं खो गई थी। मुराद ने मोहब्बत से, चाहत से और मान से वो इरहा वापस ढूंढ ली थी। अब वो हर वक्त चहकती फिरती थी, वैसे ही पहले की तरह बहुत बोलती, बहुत हंसती थी। फिर अल्लाह ने उन्हें भी ये खुशी अता कर दी। बहुत जल्द उनकी फैमिली मुकम्मल होने वाली थी। मुराद को कुछ काम से 2-4 रोज़ के लिए जाना था कहीं, और इरहा का मूड बुरी तरह से ऑफ था। अब वो मुंह बनाए उसकी पैकिंग में मसरूफ़ थी। मुराद को भी जैसे जुनून हो गया था उसका। एक दिन भी काटना उसके बगैर मुश्किल लगता था। अब जब वो उम्मीद से थी, तो मुराद ने उसे हथेली का छाला बनाकर रखा हुआ था। छोड़ें इसे इधर और मेरे पास आए। मुराद ने लैपटॉप साइड पर रखा और उसे पास बुलाया। वो मुराद की बहुत बुरी तरह आदी हो चुकी थी, मगर मुराद की कुर्बत उसे आज भी बौखला कर रख देती। आप ऐसे ही बता दें, मैं सुन रही हूँ। वो लठमार अंदाज में वहीं से बोली। आए तो शायद आपके फ़ायदे की बात हो। मुराद ने उसे पिचकारा। मेरे या आपके? वो तंग कर बोली। बड़ा समझने लगी हैं आप मेरे फ़ायदे नुकसान। खैर, हम दोनों का ही फ़ायदा है। बताएं क्या बात है? वो काम छोड़ती उसके पास चली आई।
मुराद ने हाथ बढ़ाकर उसे अपनी थाई पर बिठाया और एक बाजू उसकी कमर से गुजार कर उसे खुद से लगाया। मुझे 4 से 5 दिन लग जाएंगे। आप अगर ऐसे करेंगी तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। वहाँ वहाँ जाकर भी परेशान रहूँगा। इसलिए अब अगर आप इतना ही उदास हो रही हैं तो फिर साथ चलें। कुछ दिन का स्टे बढ़ा लेंगे। आउटिंग ही सही। इरहा का उतरा हुआ मुंह कहाँ देख सकता था वो। 100 मिनटों में प्लान तरतीब दिया, मगर घर में सब वो हिचकिचाई कि महिमा लोग सब उसका जीना मुहाल कर देती अगर उन्हें पता लग जाता। वो तो पहले ही आजकल उनकी हिट लिस्ट पर थी। आप मेरे साथ जाएं। इस बात को भुला दें कि घर पर कोई किसी को एतराज़ होगा। नहीं, वो हुरिया सब लोग तंग करेंगी। उसने नज़रें झुकाकर अपना मसला बताया। आपको तंग करने का डिपार्टमेंट तो सिर्फ मेरा है और बाकी उन्हें हैंडल करना आपका काम। अगर कहें तो मैं बात कर लेता हूँ। नहीं नहीं, आप नहीं। भला वो क्या जानती नहीं थी मुराद शाह को कि वो कम बोलता था, मगर जितना बोलता था वो सामने वाले की बोलती बंद करवाने को काफ़ी होता था। वैसे क्या तंग करेंगी वो? मुराद शाह ने शरारत से पूछा। तो इरहा को अपनी गलती का एहसास हुआ। ये उसने क्या कह दिया था और किसके सामने कह दिया था कि कुछ नहीं। वो उठने के लिए पर तोलने लगी। कुछ तो है जिसकी हमसे पर्दादारी है। उसका चेहरा ऊपर करते वो शरीर हुआ। इरहा का चेहरा जैसे पल में भाप छोड़ने लगा। वो उसकी नज़रों से बचने के लिए चेहरा उसके सीने में छुपा गई। मुराद ने उसे कीमती मता की तरह खुद में छुपाया। एहान आज कुछ जल्दी वापस चला आया था, मगर आगे जो सीन देखने को मिला उसने उसके कदम दहलीज पर ही जकड़ लिए। वो सामने ही उसका पसंदीदा ड्रेस, जो कि उसे कुछ भरे भरे सरापे पर अब बिल्कुल फिटिंग में आ रहा था, पहने तैयार श्यार सी आईने के सामने बैठी हमरंग नेल पॉलिश लगाने में मसरूफ थी। लंबे घने बालों की आबशार एक तरफ को ढलक रही थी। उसकी आमद से बेखबर वो इन्हें मार्ग से अपने काम में मसरूफ थी। एहान के माइंड में कुछ क्लिक हुआ उस ड्रेस को देखकर। वो 1 मिनट से पहले होश में आता आगे बढ़ा। हम तो पहले ही आप पर दिलो जान से फिदा हैं, तो फिर ये तामझाम किस लिए? अगर मेरे प्यार में कोई कमी दिखी है तो हुक्म करें, मगर यूं बंद संवर कर अपने इस दीवाने पर कहर तो मत ढाए ना। ज़मीन पर पंजों के बल बैठकर उसने महिमा का पाँव अपने घुटने पर रखा और नेल पेंट वाला ब्रश उसके हाथ से लेकर लगाने लगा। ग्रे 2 पीस में अपनी तमाम तर वजाहत लिए वो वजीह सा मर्द सिर्फ उसी का था। महिमा जब जब ये बात सोचती उसे तब तब एहान की ज़ात से इश्क होने लगता था। मैं नाराज़ तो बिल्कुल नहीं, फिर ये जोड़ा किस लिए? उसने उसकी तरफ से कोई जवाब ना पाकर मुद्दे पर आते हुए बात की। उसे याद था उसने ये ड्रेस जब उसे दिलाया था तब कहा था कि अगर कभी मैं नाराज़ हो जाऊं तो मुझे मनाने के लिए पहन सकती हैं। मुझे पता है आप नाराज़ नहीं हैं, मगर अभी आप नाराज़ होने वाले हैं, इसलिए एडवांस में पहना है। वो जानती थी कि जो बात उसने करनी है उस पर उसका क्या रिएक्शन होने वाला था। मैं क्यों नाराज़ होने लगा अपनी ज़िंदगी से? वो मुझे आपसे एक परमिशन चाहिए। उसने अल्लाह का नाम लेकर बात का आगाज़ किया। क्या? एहान को किसी गड़बड़ का एहसास हुआ। वो मुराद भाई को किसी काम से जाना है और इरहा अकेली है तो मैं उसके पास? हरगिज़ नहीं। वो दरमियान में ही उसकी बात काट चुका था। आप जानती हैं ना, मुझे आप मेरे पास चाहिए, यहाँ पर। इसके अलावा कोई बात हो तो सर आँखों पर वैसे भी इरहा मुराद के साथ जा रही है, आपकी तरह नहीं जो अपने शोहर को छोड़कर इधर उधर भागती फिरे। इरहा कब जा रही? अभी पता चला मुझे घर आने पर। बड़ी कोई डैश औरत है, मुझे फंसा कर खुद दफ़ा हो रही है। उसने दिल में इरहा को 100 सलवातें सुनाई। आप बाकी सब बातें छोड़ें और मुझ पर ध्यान दें। आपकी कुर्बत, आपकी मोहब्बत, आपकी तवज्जो का इस दुनिया में सबसे ज़्यादा तलबगार एहान आसिफ है। 2 जानू बैठा वो उसके हाथ अपने हाथ में थामे जिस शिद्दत से बोला तो माहिमा को नए सिरे से फ़ख्र में मुब्तला कर गया। उसके अल्फाज माहिमा को ऐसे ही मरमराइज कर दिया करते। कुछ बातें जो मैं तुमसे करना चाहती थी, इसलिए तुम सबको बुलाया है यहाँ। हमने अपना वक्त गुजार लिया, जाने कितनी सांसें बची हैं। अब आगे तुम सब ने ये चलाना है। अल्लाह ना करे बीजान कि आपको कुछ हो। वो सब यक ज़ुबान बोली। बेटा, मौत बरहक है, जब बुलावा आ गया तो जाना पड़ेगा। तुम सब अब माशाल्लाह से औलाद वाली हो जाओगी। एक बात का तुम सब खास ख्याल रखना, अपने बच्चों में कभी तेरा मेरा ना आने देना। बाहमी इत्तफाक को उनकी घुट्टी में शामिल करना। बच्चे हैं तो कभी लड़ेंगे, कभी झगड़ेंगे, मगर तुम सब उन्हें जोड़े रखना, कभी उनमें दरार ना पड़ने देना। ये बात उनको अच्छे से ज़हन नशीन करवाना कि वो सब भाई हैं, उन्हें हमेशा साथ रहना है, एक दूसरे के मुश्किल वक्त में साथ खड़े होना है, जैसे मैंने उनके बापों को एक साथ जोड़ कर रखा। ज़मान की मिसाल हमारे सामने है, बहू ने उसे सबसे अलग कर दिया।
اس کا ذہن حساب کتاب میں الجھا دیا۔ وہ اپنے ہی بھائیوں سے مقابلے بازیاں کرنے لگا اور پھر ان سے کٹ کر آوارہ لڑکوں کے ساتھ پھرنے لگا، اور پھر کیا انجام ہوا، اب یہ تم سب پر ہے کہ تم سب کو کیا کرنا ہے۔ اپنے بچوں کو میر شاہ، ایہان، زارون، مراد اور ارمان بنانا ہے یا زمان؟ تنکا تنکا جوڑ کر گھونسلہ بنتا ہے اور گھر باہمی اتفاق سے بنتے ہیں۔